हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ सूर्यकिरण बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये जो चर्चा है, ये चर्चा थोड़ी अलग रहेगी और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि अभी हाल ही में हमको कुछ ये अलग अलग प्रकार से मालूम पड़ा कि विद्यार्थियों के मध्य एक प्रकार की परेशानी है, एक प्रकार का धरातल है। और वो जो परेशानी है, वो जो एक प्रकार की परेशानी का धरातल है, या जो आपका ग्राउंड ऑफ कन्फ्यूजन भी आप उसको कह सकते हैं, वो इस बात को लेकर है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना को हम 1953 में लेकर के चले या 1956 में लेकर के चले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर के जब हमने पार्ट 1 आपके लिए डिस्कस किया था, तो पार्ट 1 जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमको याद है कि हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना के संदर्भ में आप लोगों को ये सिखाया कि आपको अधिक प्राथमिकता 1953 को नहीं देनी है, बल्कि आपको अधिक प्राथमिकता क्या है, 1956 को आपको देकर के चलनी है। अब हो ये रहा है कि कुछ विद्यार्थीगण ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 1953 को मान के चलें या 1956 को मान के चलें, और ऐसे में हमारा ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि सवाल तो एक लाइन में ही आएगा ना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई। अब जो ग्राउंड ऑफ कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थीगण 1953 लेके चलें, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थीगण 1956 लेकर के चलें, और ऐसे में फिर मामला वही रहेगा कि सवाल तो बहुत ही छोटा आपसे पुटअप किया जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी दाएं बाएं आंसर हुआ तो फिर उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान ना हो। और अगर यही परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो इस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार आपको कर लेना चाहिए और अंतिम निष्कर्ष के रूप में आपको किस प्रकार का निष्कर्ष अपनाना होगा, इन तमाम प्रकार के बिंदुओं को आधार बनाते हुए हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के संदर्भ में ही यह डाउट क्लियरिंग एक सेशन आपके सामने रख दिया है। अब देखो, हम सभी लोग ये विचार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना को हम 1953 माने या 1956 माने, और कई बार तो ये भी कहा जाता है, आप समझना मेरी बात, कई बार ये भी कहा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1945 में है। तो अगर हम 1953 और 1956 को लेकर के तो पहले से परेशान हो रखे हैं, और अननेसेसरी वे में अगर हम फिर ये कहना शुरू कर दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1945 में हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों मामला क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। अब ऐसे में यह है कि हम बच के निकल सकते थे, लेकिन आप हमारा व्यवहार जानते हैं कि बच के निकलना हमको अच्छा नहीं लगा, और हमने ये अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि इस पर एक डिस्कशन अलग से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। होता क्या है कि आप ये मान के चलेंगे, कुछ अलग से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि 1944 में सार्जेंट जो प्लान आया था भारत में शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किए जाने के संदर्भ में, अनुशासित किए जाने के संदर्भ में, और आप लोग भली बातें जानते होंगे कि जो आपका सार्जेंट प्लान है उसका उद्देश्य क्या था, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा आपको लेकर के चलना है। यानी कि 1944 में सार्जेंट शिक्षा आयोग आप कह सकते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट का प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया और ये बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो ग्राउंड होगा उसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप किस प्रकार से सिस्टमेटाइज बना पाएंगे और किस प्रकार से आप उसको क्या है, अनुशासित या व्यवस्थित बना पाएंगे। अब आगे चल करके क्या होता है कि सार्जेंट प्लान की सिफारिशों को आधार बनाते हुए 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना आपके सामने आ जाती है। ये चर्चा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसके बारे में हमने पार्ट 1 में आपको बताया होगा कि इसका उद्देश्य तो आप यही लेकर के चलेंगे कि इंडिया में जो आपका चाहे मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का हो या चाहे मामला स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल का जो एजुकेशन होगा आप उसे किस प्रकार से व्यवस्थित कर पाएंगे, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दी गई है।
और जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को आप 1953 में कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के स्थान पर आपको क्या दिखाना पड़ता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के स्थान पर आपको क्या दिखाना पड़ता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको दिखाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी आपके सामने आती है, ना कि कमीशन आपके सामने आता है। और जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का जुड़ाव आप 1953 में करके चलेंगे तो 1953 में क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जाएगा। तो ऐसे में वैज्ञानिक तरह का तो यही बनता है कि यहां से तो आप दो बातें कह के चलेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1945 में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ, यहां से आप ये बिल्कुल अपना एक वेरी प्रॉपर कंक्लूजन निकाल के चलेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाएगा, जो पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, तो वहां पर आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी आपका आंसर आ जाना चाहिए। यानी कि एक बात तो पाक साफ है, क्लियर है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हमें किसी भी मामले में 1945 में लेकर के नहीं चलनी है। 1945 में अगर कोई किताब कैलकुलेट करके चल रही है तो वहां आप अपने आप को थोड़ा सावधान करके चलेंगे, बिल्कुल सावधानी आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। अब बड़ा मुद्दा इस बात का है कि अब हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना को 1953 में लेकर के चले या 1956 में लेकर के चले। इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में मेरे प्यारे साथियों ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स जनरेट हो जाते हैं जो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग माने जाते हैं। और इस प्रकार के कंफ्यूजिंग ग्राउंड्स को कमीशन कई बार आपके सामने रख भी देते हैं। और इस प्रकार के जो आपके कंफ्यूजिंग ग्राउंड्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, हम अपने आप को सावधान तो कर सकते हैं, हम अपने आप को जागरूक तो कर सकते हैं, लेकिन अंतिम आंसर किसका माना जाएगा? आप मेरे भाव को समझ पा रहे होंगे, अंतिम आंसर किसका माना जाएगा? कमीशन का ही माना जाएगा। आज जो मैं सेशन आपके सामने लेकर के आया हूं ये केवल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना के संदर्भ में। इसी प्रकार के मुझे कुछ और सेशंस आपको कराने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जहां आपका जो एग्जामिनर है या जो आपका जो कमीशन है वो केवल स्थापना के मामले को लेकर के आपको परेशान कर देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। वो चर्चाएं अलग रहेंगी। यानी कि इस प्रकार के अगर कंफ्यूजिंग ग्राउंड्स आपके सामने आएंगे तो आप उनको अटेम्प्ट कैसे करके चलोगे वो मैं अलग अलग प्रकार की कक्षाओं या चर्चाओं के माध्यम से आपको समझाने का कार्य करूंगा। यानी कि हम एक नैतिक जिम्मेदारी ये ले लेते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1945 में तो हम लेकर के नहीं चलेंगे। अब हम नैतिक जिम्मेदारी ये लेते हैं कि इसको कैसे टैली किया जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हम 1953 में लेकर के चलें या 1956 में लेकर के चलें। अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा? दो प्रकार की कैलकुलेशंस जो हैं सामने आएंगी। अगर मेरे प्यारे साथी विद्यार्थी या कमीशन के अंदर बैठे हुए लोग कैलकुलेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना को लेकर के उनकी मजबूरी हो जाएगी कि वो प्राथमिकता किसको दें? 1953 को देके चलें। और अगर मेरे प्यारे साथी या कमीशन के अंदर बैठे हुए लोग कैलकुलेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के संदर्भ में उनकी मजबूरी हो जाएगी, उनकी अनिवार्यता हो जाएगी कि 1953 को प्राथमिकता ना दें बल्कि 1956 को प्राथमिकता दें। यानी कि कुल मिलाकर के हम आपके सामने दो प्रकार की कैलकुलेशंस पहले रखना चाहेंगे और इनके हिसाब से आप अपने आप को टैली करने का प्रयास भी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने क्या एस्टैब्लिश किया, हमने आपके सामने रखा यूजीसी, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। डन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ आपने डेट यहां पे क्या जोड़ दिया है? 28 दिसंबर है ना 1953 का डेट आपने यहां पे जोड़ दिया है। अब क्या होगा, यहां पर मैं कुछ इंग्लिश की शब्दावलियों का प्रयोग करके आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश में जो आर्टिकल्स है ना वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। कहीं कहीं ये लिखा जाता है कि 28 दिसंबर 1953 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या है? इनॉग्रेशन है। क्या है? इनॉग्रेशन है। क्या है जी? इनॉग्रेशन है। अब इनॉग्रेशन का मतलब क्या है कि आप इसको प्रारंभ भी कह सकते हैं।
ठीक है, आप इसको प्रारंभ भी कह सकते हैं, क्या है, इनॉग्रेशन है, आप इसको प्रारंभ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यवस्था प्रारंभ है या उसका प्रारंभिक धरातल आपके सामने आता है, तो प्रारंभिक धरातल आने के तुरंत बाद ही वो व्यवस्थित तौर पर कार्य करना प्रारंभ तो नहीं करेगी। इस नाते हमको याद था कि कुछ आर्टिकल से कहने का प्रयास करते हैं कि 28 दिसंबर 1953 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या है, आपके सामने इनॉग्रेशन आता है। तो जब इनॉग्रेशन आपके सामने आता है तो हमने इसी बात को आधार बना के कहा कि असल में क्या है, असल में इसको आसान आप कैसे बना रहे थे। जो पार्ट 1 में हमने बात डिस्कस की, हम अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। घोषणा, इसको हमने किसके साथ जोड़ा था, घोषणा के साथ जोड़ा था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये बताना चाहती है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यहां पर अगर हम ये भी कैलकुलेशन करने की बात करें कि भाई मान लीजिए अगर यहां से हम ये मान के चलते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, हम एक संभावना व्यक्त कर लेते हैं। हम क्या मेरे प्यारे साथियों, एक संभावना व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पर फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी ये कहने की कि इन पर क्या है, व्यापक चर्चा संभव नहीं है। इन पर क्या है, व्यापक चर्चा संभव नहीं, इन पर क्या है, व्यापक चर्चा संभव नहीं। ये हमारी कहने की मजबूरी हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब इस डिस्कशन के साथ आप किसको जोड़ने की बात करोगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, और ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि इसका जो सेक्शन 12, इसकी जो धारा 12 आपको दिखाई पड़ती है, इसका जो सेक्शन 12 यानी कि इसकी जो धारा 12 आपको यहां पर दिखाई पड़ती है, धारा 12 में क्या मिलते हैं, इसके आपको उद्देश्य मिलते हैं। इसके क्या मिलते हैं, आपको उद्देश्य मिलते हैं। लेकिन यहां जो उद्देश्य मिलते हैं उनको आधार बना करके आप क्या कह सकते हैं कि यहां तक आते आते क्या है, उद्देश्यों पर क्या है, व्यापक चर्चा संभव। उद्देश्यों पर क्या है, व्यापक चर्चा संभव। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम कैलकुलेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग काम करने की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उद्देश्यों को गहराई, है ना, व्यवस्थित रूप, अनुशासित रूप, व्यापक चर्चा, खुलापन जो प्राप्त हो रहा है वो 1956 में आके हो रहा है। कब हो रहा है, 1956 में आके हो रहा है। तो अगर आप कैलकुलेशन नंबर 1 जो हमने आपको सिखाया है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जो हम पार्ट 1 में किए थे आपके सामने कैलकुलेशन, तो फिर 1956 को आंसर की प्राथमिकता के रूप में लेकर के चलना पड़ जाता है। 1956 को क्या है, आंसर की प्राथमिकता के रूप में लेकर के चलना पड़ जाता है कि इनॉग्रेशन यानी कि इसको आप घोषणा के रूप में लेकर के चलेंगे। और यहां अगर आप एक संभावना व्यक्त करते हैं कि यूजीसी के पास यहां पर अपने ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, संभावना तो हम व्यक्त कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उद्देश्यों पर व्यापक चर्चा, गहरी चर्चा, अनुशासित चर्चा ये संभव नहीं है। जब इसके साथ आप जोड़ते हैं क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और उसके सेक्शन 12 का जब आप डिस्कशन करने की बात करते हैं प्रॉपरली, तो सेक्शन 12 में है ना मैंडेट्स आपके सामने आते हैं। मैंडेट्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आते हैं, उद्देश्य आपके सामने आते हैं। और यहां जो उद्देश्य आपके सामने आते हैं इनमें खुलापन है, इनमें गहराई है, इनमें अनुशासित होने का भाव आपको नजर आएगा। तो यहां व्यापक चर्चा संभव हो जाती है। तो अगर सबका अपना अपना भाव होता है, सबका अपना अपना कहने के तौर तरीके होते हैं, तो अगर कैलकुलेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे विद्यार्थी या कमीशन के अंदर बैठे हुए लोग व्यवहार करने की बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो आंसर क्या लगाएं, वो 1956 को अधिक प्राथमिकता दे दें। हो सकता है कि वो आंसर क्या लगाएं, वो 1956 को क्या है, अधिक प्राथमिकता देकर के चल लें। अब इसमें कैलकुलेशन नंबर 2 भी है, और जो विद्यार्थीगण या कमीशन के अंदर बैठे हुए लोग कैलकुलेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मूव ऑन करने की बात करेंगे, तो उनका मन कुछ और कहने का करेगा, यानी कि वो आंसर की प्राथमिकता अपने क्या है, बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे
कुछ आर्टिकल्स में आपको ये लिख करके बताया जाता है, मैं थोड़ा यहां भी इंग्लिश के एक फ्रेज का हल्का सा सहारा लूंगा, उसमें बताया जाता है कि 28 दिसंबर 1953 को जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके बारे में कहा जाता है कि इट केम इनटू एक्सिस्टेंस। इसका हिंदी में सही मतलब हो जाएगा कि इस दिन अस्तित्व में आया, इस दिन अस्तित्व में आया, इस दिन अस्तित्व में आया। इसका हिंदी वर्जन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इस दिन क्या आया, अस्तित्व में आया। तो अगर ये कहेंगे कि ऑन 28 दिसंबर 1953 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी कि 28 दिसंबर 1953 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अस्तित्व में आया, तो हमको यहीं पर कहने का मौका मिल जाता है कि स्थापना का धरातल यहीं पर है। फिर हमको यह कहने का मौका मिल जाता है कि स्थापना का धरातल यहीं पर, स्थापना का धरातल यहीं पर, स्थापना का धरातल यहीं पर। तब तो आपको प्राथमिकता किसको देकर के चलनी पड़ेगी, 1953 को आपको प्राथमिकता देकर के चलनी पड़ेगी। लेकिन जब इस डिस्कशन के साथ आप किसको जोड़ेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 को जोड़ने की बात करेंगे, तो यहां पे है क्या, यहां पे है संसद की कानूनी कार्यवाही। यहां पे क्या मिलेगा आपको, फिर यहां पे आपको संसद की कानूनी कार्यवाही आपको मिल जाएगी, संसद की कानूनी कार्यवाही आपको मिल जाएगी, संसद की कानूनी कार्यवाही आपको मिल जाएगी। तो अगर इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करने की बात करोगे तो आप प्राथमिकता किसको दे पाओगे, 1953 को प्राथमिकता दे पाओगे। और यहां पर आप लैंग्वेज क्या बनाओगे, यहां पर एक लैंग्वेज ये बनाओगे कि वर्ष 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। आप कानूनी कह सकते हैं या ऑब्लिक करके आप क्या कह सकते हैं, वैधानिक कह सकते हैं। कानूनी ऑब्लिक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, मान्यता प्राप्त हुई, कानूनी ऑब्लिक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो अगर आप कैलकुलेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो स्थापना के संदर्भ में यहां दो प्रकार की लैंग्वेज आपके सामने आ जाती हैं। स्थापना के संदर्भ में क्या है, प्राथमिकता आप किसको देंगे, 1953 को देंगे। और जब इसी व्यवस्था को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के साथ आप जोड़ने का प्रयास करोगे तो वहां पर संसद की कानूनी कार्यवाही जुड़ जाएगी। फिर आपको यह कहना पड़ेगा कि वर्ष 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कानूनी ऑब्लिक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। अब 3 प्रकार की बातें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1945 में नहीं बनती है। वहां की कैलकुलेशन तो आप यही कह के चलेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पुराना नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। कैलकुलेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो आप आंसर में जो प्राथमिकता लेके चलोगे आप 1956 को लेकर के चल सकते हो। और कैलकुलेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आप व्यवहार करने की बात करोगे तो स्थापना के संदर्भ में प्राथमिकता आपको किसको देना पड़ जाएगा, 1953 को देना पड़ जाएगा। लेकिन जब इसके साथ आप इसको जोड़ने की बात करोगे तो फिर फाइनली आपके सामने क्या आ जाता है, कानूनी मान्यता या वैधानिक मान्यता। हमारा झुकाव 1956 की तरफ क्यों ज्यादा रहा, क्योंकि मामला कानूनी मान्यता का है, मामला किसका है, वैधानिक मान्यता का है। और जब किसी व्यवस्था को कानूनी मान्यता या वैधानिक मान्यता मिल जाती है तो व्यवस्था अपने आप ही क्या है, व्यवस्थित हो जाती है, अनुशासित हो जाती है। इस नाते हमने 1956 को प्राथमिकता देने का कार्य किया था। अब ऐसे में यह मामला क्या रहेगा, हमने ये सारी बातें आपके सामने रख दी हैं कि किस किस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके चलोगे। तो ऐसे में एक अंतिम निष्कर्ष हम आपको यही देना चाहेंगे कि कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, अपना व्यवहार आप लेकर के आ सकते हैं, अपने माइंड को कैलकुलेटिव आप बना सकते हैं, अपना जुड़ाव आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका कमीशन क्या कहता है। बाहर का कोई कमीशन नहीं, आउट ऑफ द स्टेट आपको नहीं जाना है कि केवीएस में क्या आंसर दिया गया है, नवोदय विद्यालय में क्या आंसर दिया गया है, या यूपी पीजीटी में क्या आंसर दिया गया है, या यूपी टीजीटी में क्या आंसर दिया गया है। वहां पे आपको नहीं जाना है, आपको उत्तराखंड के अंदर देखना है।
यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के संदर्भ में अगर प्राथमिकता 1953 को दे रहा है तो आपको भी प्राथमिकता 1953 को देनी होगी। अगर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के संदर्भ में प्राथमिकता 1956 को देकर के चल रहा है तो आपको भी प्राथमिकता 1956 को ही देनी पड़ेगी। कमीशन की प्राथमिकता जहां वहां आपका भला, और आपका भला आपको मार्क्स दे करके चलेगा। आप कमीशन के अगेंस्ट होकर के व्यवहार नहीं करेंगे कि आंसर की प्रतिक्रिया के बारे में कमीशन क्या कहता है, तो उसको आपको थोड़ा क्या है प्राथमिकता दे करके चलना पड़ेगा। तो हमारा मन हुआ ये चर्चा आपके साथ हमने कर ली ताकि आप बीच मझधार में ना छूट जाएं। बाकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो पार्ट 1 आपने डिस्कस किया है उसमें यही एक विवादित धरातल बना हुआ था, तो इस विवादित धरातल को हमने काफी हद तक सॉर्ट आउट करने का काम किया है और एक रास्ता भी आपको दे दिया है कि आप किस प्रकार से अपना व्यवहार करने की बात करेंगे। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लेकर के पार्ट 2 भी आपके सामने आ रहा है, जो संभवतः क्या मिलेगा कल आपको मिलेगा, और पार्ट 2 जब आपका वाइंड अप हो जाएगा तो उसके बाद में हम उसी हिसाब से व्यवहार करते रहेंगे जिस हिसाब से क्या है आपके पाठ्यक्रम में शब्दावलियां लिखी हुई हैं। ये लगातार हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद के आलोक में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक ठाक बनी रही तो अब वो समय दूर नहीं कि जब हम लोग लाइव इंटरेक्शन भी किया करेंगे। और हालांकि पहले तो मेरा मन ये था कि पहले आपको थ्योरी बेस्ड क्लासेस पूरी कंप्लीट करा दी जाएं, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्लासेस भी क्या है साथ ही साथ चलती रहेंगी और साथ ही साथ क्या है क्वेश्चन आंसर्स का जो हमारा व्यवहार होगा लाइव इंटरेक्शन के थ्रू वो भी आपके सामने अब क्या बहुत जल्द आने वाला है, मतलब बहुत जल्द आने वाला है। कोई प्रॉपर डेट तो नहीं है लेकिन आने वाला है। तो थोड़ा समझना हमारे भाव को कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, हम आपको किस तरीके से गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर के, और बाकी हमने अंतिम रास्ता आपको दे दिया है कि किस प्रकार से आपको क्या इस संदर्भ में व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।